हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को बेटा कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी मैराथन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लीजिए, और सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। कहता है कि निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। कौन सा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण? कहता है कि रेवन प्रोसेसिंग मैट्रिसेज परीक्षण, घन संरचना परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। देखो, जो आपका दूसरा ऑप्शन है यानी कि घन रचना परीक्षण, जिसे हम ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट बोलते हैं, इसका सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? सैमुअल सी कोस ने दिया था। किसने दिया था? आपका सैमुअल ठीक है, दिया था। इसका संबंध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण से होता है बेटा, यानी कि ये परीक्षण इन्होंने 16 रंग के घन से किया था। कितने रंग से? 16 रंग के घन से इन्होंने क्या किया था, जो कि परीक्षण की बहुत सारी श्रृंखलाओं को क्या है, दर्शाता है। ये परीक्षण बहुत आसानी से किसी व्यक्ति की भाषा सुनने की विकलांगता को क्या है, दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के भाव और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं और आप अपनी क्लास के बच्चों का क्या करना चाह रहे हैं, भाव और उनके विचारों का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा? ठीक है, कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना। देखो, शारीरिक विकास की तुलना नहीं करनी। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि आपको तुलना किसी की भी चीज़ की बच्चे की नहीं करनी है। आपको इस बात का बेहद याद रखना है। फिर कहता है कि बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना हो सकता है। अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक होगा बेटा, ज्ञानात्मक लिख दिया यहाँ पे, ज्ञानात्मक होगा जांच करना। और फिर कहता है कि बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता जांच करना। देखो, बच्चों के अभिभावक से हमें थोड़ा कोई भी मतलब नहीं है। अब या तो अपने विषय में बच्चों की ज्ञान करना, देखो केवल अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करोगे, है ना, ये भी नहीं होगा आपका। अब एक ही ऑप्शन बचता है दूसरा, यानी कि बच्चों के भाषा विकास की जानकारी को प्राप्त करना। अब देखो कैसे करके, देखो भाषा जो होती है अपने भाव, विचार, सोच तथा अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का एक क्या होता है, माध्यम होता है। ये तो पता ही है ना। यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों की भाषा का उत्तम विकास हो रहा है या होता है तो वे अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो इसी के अंदर आ जाएगा आपका। आ गया, तो हम इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। दूसरा, वे अपने विषय से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, अतः यदि कोई शिक्षक बालकों के भाव विचारों का मूल्यांकन करना चाहता भी है तो उसे बच्चों की भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? त्रुटियों के बारे में, और मैंने आपको बताया जो त्रुटियां होती हैं बच्चों के अधिगम का क्या होती हैं बेटा, हिस्सा होती हैं। कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, ये तो गलत हो गया। मैंने अभी बताया कि अधिगम का हिस्सा होती हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देना चाहिए। देखो, इनाम और सजा देकर, नेगेटिव है ना। कहता है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है यही आंसर होगा। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने, भाई बच्चा खुद थोड़ी ना करेगा, आप टीचर हो, आप करोगे सुधार, निदान करने के बाद उपचार करोगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि थोड़ी नंबर जो हैं ऊपर नीचे हो गए हैं बेटा, तो परेशान मत हो आप। कहता है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है? सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, संकेतों द्वारा या भाषा द्वारा? देखो, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को भाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं करता है। किसके द्वारा? मानसिक अनुभूतियों को। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया कि मानसिक अनुभूतियों को किसके द्वारा नहीं करता है? भाषा द्वारा नहीं करता है। फिलहाल सक्रियता द्वारा, दृश्य द्वारा, संकेतों द्वारा करता है। देखो, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 प्रस्तुतिकरण हैं। कौन कौन सी हैं? इनएक्टिव प्रस्तुति, इसमें क्या होता है, इसे सक्रियता का द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनएक्टिव जो होती है इसे सक्रियता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा होता है हमारा आइकॉनिक प्रस्तुति, इसे देखने योग्य चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि दृश्य वाली में किया जाता है। तीसरा होता है हमारा सांकेतिक,
और सांकेतिक में क्या होता है, इसमें शब्द तथा कुछ संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये 3 चीज़ें इन्होंने दी थी, लेकिन भाषा द्वारा इन्होंने नहीं दिया है। देखो एक क्वेश्चन आपका हार्वर्ड गार्डनर से भी मिलेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता की विशेषता किस में पाई जाती है। ठीक है, देखो कहाँ से हमें पकड़ना है क्वेश्चन को, भाषा का उपयोग और करने की क्षमता को क्या करता है, विकसित। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाता है, भाषाई बुद्धि में आ जाता है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि किसके लिए होती है बेटा, स्थानिक बुद्धि जो होती है एक मूर्तिकार के लिए होती है, जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी कि वो नाक की जगह नाक लगाएगा, कान की जगह कान लगाएगा। अब ऐसा तो नहीं है नाक की जगह कान लगा देगा। यानी कि स्थानिक बुद्धि जो होती है मूर्तिकार के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि किसके लिए होती है, यानी कि जो खोजबीन में लगे रहते हैं, प्रकृतिवाद वगैरह है ना, उनमें आ जाती है। अंतर्व्यक्तित और अंतर्व्यक्तित, अंतर्व्यक्तित अपने लिए होता है, अंतर्व्यक्तित दूसरों के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक विचार विकसित हो पाते हैं या कर पाता है। कहता है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो ये आपकी पहली अवस्था होती है और जिसकी उम्र, ये सीरियल से ही लगी हुई हैं आपकी। इसकी जो उम्र होती है आपकी 0 से कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है आपकी। ठीक है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था जो होती है उम्र 2 से 7 वर्ष तक होती है। ये होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है आपकी, और ये जो होती है 11 से 15 या 16 वर्ष तक होती है। ठीक है, हमसे पूछा कि प्रतीकात्मक चिन्ह, प्रतीकात्मक यानी कि वे अवस्था बालक में परिवेश की वस्तु को पहचानने और उसमें अंतर करना, इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक में अंतर करना सीख जाता है, यानी कि वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करना। इस दौरान बालकों में भाषा विकास का प्रारंभ भी हो जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी में ही क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार क्या होते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं आपके। 27 कहता है कि बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी क्या अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। देखो ये तो गलत हो जाएगा, भूमिका रखते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल बेटा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। कहता है कि कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखे जाते हैं, आपका ये भी कट जाएगा। कहता है कि निष्क्रिय रूप में नहीं, ये तो ऐसी निगेटिव वर्ड है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कथन और कारक से क्वेश्चन है बेटा। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि कुछ देर के लिए आप इसे भूल जाइए कि ये कवित कथन है या कारक है। पहले आप ये देख लीजिए दोनों ऑप्शन सही हैं या गलत है। अगर यदि दोनों में से कोई एक सही होता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि या बिकॉज शब्द लगा देंगे, और क्योंकि के बाद अगर ये इसका उत्तर देता है, ये उसका उत्तर देता है तो ये तर्क होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। देखो ये तो केवल शब्द लग गया, इसलिए ये गलत हो गया। और केवल अभिभावकों से थोड़ी ना सीखते हैं, अपने आस पड़ोस बाहर निकलते हैं, स्कूल में दोस्तों के साथ सब जगह सीखते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। कहता है बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं आपके। ठीक है, 29 कहता है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है। कहता है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु को रटने पर, देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। देखो 29 वाला अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता क्या है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। किसको करते हैं, चिंतन और अधिगम को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है कि किसी व्यक्ति के विचारों को संशोधित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसे किसी व्यक्ति की विभिन्न मानसिक गतिविधियों को सीखने और समस्या समाधान से पहले यह सबसे अधिक निकटता से करने की क्षमता के रूप में क्या है, परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, बाकी ये ऑप्शन तो मैंने आपके काट ही दिए हैं, किस तरीके से कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का होता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेग, ये 3 चीजें हैं आपका, अधिगम, सूचना प्रसंस्करण और संवेग और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि
अधिगम और सूचना प्रसंकरण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग और अधिगम सूचना प्रसंकरण एक दूसरे का संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंकरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, या नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंकरण को सकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं आपके। ठीक है, देखो अधिगम और सूचना प्रसंकरण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध अधिक प्रभावी व मजबूत होता है। इसे औपचारिक सम्मिलित प्रतिरूप कहा जा सकता है। वे सभी एक दूसरे को सकारात्मक रूप से क्या करते हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये अंतर संबंधों के माध्यमों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसमें अधिगम का नियमित रूप से क्या होता है, विकास होता है बेटा। तो करते हैं यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है।